नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट और आगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं और जिसका शॉर्ट नेम ICT है। ठीक है, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हम लोग को प्रथम प्रश्न पत्र जो है UGC का, उसमें यूनिट नंबर 8 है ये। और आज की क्लास जो है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन नंबर मतलब ये क्लास नंबर 4 है। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास को समाप्त भी कर देंगे। मतलब सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जो कक्षाएँ हम लोग को चल रही है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे और कल से कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की टॉपिक दोस्तों छोटा सा है और इसमें एक पॉइंट जो पढ़ना है सॉरी, तो जो हम लोग को बहुत छोटा सा पॉइंट पढ़ना है टॉपिक, और उसका नाम क्या है, ICT और शासन। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ICT और शासन। तो हम लोग को बस ICT और शासन के बारे में पढ़ना है, तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ICT और शासन होता क्या है और इसका क्या काम है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, नागरिकों के बीच बढ़ती जागरूकता और निजी क्षेत्र के साथ उनके बेहतर अनुभवों के साथ साथ सरकारी विभागों की ओर बेहतर सेवाओं की मांग अधिक स्पष्ट हुई है तथा ऐसी मांग को मजबूत करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ेंगे जब पूरा तो समझ में आएगा। प्रारंभ में सरकार ध्यान विभिन्न प्रक्रियाओं को और रिकॉर्ड को रखने पर अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संसाधनों के अभाव के कारण सरकार की गति इस दिशा में धीमी हो गई थी, किंतु वर्तमान में इसे तीव्र प्रगति की है। इसे ई शासन प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। जैसे न इस शासन ये देख सकते हैं हम लोग, ई शासन ये यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस टाइप से आ गया है ना। ई शासन गवर्नेंस लोक प्रशासन में पारंपरिक दृष्टिकोण पर एक प्रतिमान है, जिसका अर्थ है कि सरकारी सेवाओं और सूचनाओं का जनता तक बिना किसी विलंब के पारदर्शी रूप में पहुंचना, और इससे नागरिकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में क्रांति आ गई है। तो और जो लास्ट लाइन है कि इससे शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकल खिड़की सेवाओं के माध्यम से समय की बचत, प्रक्रिया का सरलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी, पर्यावरण, उत्तम कार्यालय अभिलेख प्रबंध, व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्य दक्षता इत्यादि में सुधार आया है। तो दोस्तों जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि जब से हम लोग जितना ही अपना आधुनिकीकरण की तरफ कह सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन चीज़ें होना शुरू हो गई है, काफ़ी चीज़ें में सुधार आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही मोटा मोटा इस पूरा हम लोग जो पढ़े इसका वहीं परिभाषा निकल के आता है कि जैसा कि लास्ट लाइन सब लोगों का क्लियर हो जाएगा कि इससे शासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकल खिड़की सेवाओं के माध्यम से समय की बचत। अगर हम लोग कोई काम कराने जाते थे, मान लीजिए किसी जैसे बैंक में समझ लीजिए, तो पैसा जमा करना होता तो जाते थे, लाइन लगाते थे और कितना टाइम तक रहते थे। लेकिन देखिए वही चीज़ें ऑनलाइन हो जाने के सुविधा कारण हम लोग घर पे बैठे एक क्लिक में कितना समय का बचत होता, नहीं तो लगभग कभी कभी पूरे दिन लग जाते थे ऐसे काम में। प्रक्रिया का सरलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी और उत्तम कार्यालय अभिलेख प्रबंध और व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्य क्षमता इत्यादि में सुधार आया है। भ्रष्टाचार में कमी भी दोस्तों आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ ICT और गवर्नेंस में हम लोग जो पढ़े। आइए अब हम लोग अगला जो पॉइंट है इसमें कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नमेंट, ई शासन और ई गवर्नेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि ई गवर्नमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस की। तो दोनों शब्द स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, किंतु कई बार इनका प्रयोग वैकल्पिक रूप में किया जाता है। तथापि इन दोनों में तकनीकी रूप से कुछ मूलभूत अंतर पाया जाता है। इसमें ई सरकार शब्द को दक्ष, कुशल और लागत प्रभावी सरकार को प्रोत्साहित करने, अधिक सुविधाजनक सरकारी सेवाओं की सुविधा और सूचनाओं के सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने तथा सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के रूप में समझा जाता है। मतलब दोस्तों इसमें दिया है ये ई गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, और
देखिए ये एक तरफ से हम लोग ये पूरा आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ये आप लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ई गवर्नेंस क्या होता है, तो आइए हम लोग ई गवर्नेंस को देख लेते हैं। जैसे कि ई शासन, ई गवर्नेंस या ई शासन। दूसरी ओर ई गवर्नेंस नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी राजनीतिक संस्था द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों से बातचीत और प्रतिक्रिया के माध्यम से संलग्न करने में के रूप में किया है, ताकि इन संस्थाओं में शासन की क्रिया में उनकी भागीदारी को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार ई सरकार को ई गवर्नेंस के उप समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ई शासन जो है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इस सरकार को ई गवर्नेंस के उप समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है, और जो कि मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में क्या चीज़ें हैं और क्या अंतर है और क्या समानता है और किसका क्या अलग अलग कार्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे ई गवर्नेंस के क्षेत्र के बारे में, और हम लोग ये जानेंगे कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सर्दी हो गई है, फिर से मौसम चेंज होता रहा है ना, तो चीज़ें बदल रही है। आप लोग भी बच के रहिए, पेपर भी है, तबीयत सही रहे तभी हम लोग पढ़ भी पाएंगे। देखिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र, ई गवर्नेंस के क्षेत्र से मतलब पहले क्या है हम देख लेते हैं। स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस कि शासन में सूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह सरकार से नागरिकों के मध्य, सरकार से व्यापारियों के मध्य एवं सरकार से सरकार के मध्य होता है। ई गवर्नेंस में भी सूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके विभागों, नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होता है। ठीक है, ये चीज़ है ई गवर्नेंस के क्षेत्र। ठीक है, ये 4-5 लाइन जो था, इसको निम्न संबंधों के माध्यम से सरकार की पहुंच को देखा जा सकता है। तो किस किस रूप में हम लोग ई गवर्नेंस के क्षेत्र को देख सकते हैं, तो आइए हम लोग अब जो मुख्य बातें हैं इस पे देखते हैं, और आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये रहा जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि सरकार से नागरिक तक, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और फिर नागरिक से सरकार मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन टू गवर्नमेंट, और सरकार से सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और सरकार से व्यापारी तक गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, ये बी मतलब बिजनेस। तो देख सकते हैं आप लोग सरकार से नागरिक तक, ये क्या है, G2C मतलब क्या है, G2C का मतलब क्या है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पहल चलाई गई सरकार द्वारा, वो नागरिकों तक उसकी सुविधा प्रदान हो रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सरकार से नागरिकों का संबंध ई शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और कैसे सरकार से नागरिक तक संबंध सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी पहलू चल गया और उसको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरकार से नागरिक तक ई गवर्नेंस की जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, यही चीज़ें हैं आपका सरकार से नागरिक तक। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे सिटीजन टू नागरिक। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नागरिक से सरकार के इस संबंध में नागरिक और सरकार संचार तंत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इससे सरकार नागरिकों के सहयोग से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया गठित होती है। और कैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे वोटिंग, चुनाव प्रचार, सुझाव आदि इसमें आ सकता है। ठीक है, जिसमें नागरिक से सरकार तक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, और इसमें कुछ उदाहरण पे आप लोग देखें तो ई डेमोक्रेसी, ई फीडबैक, जैसे ऑनलाइन जो फीडबैक कुछ का दिया जाता है, ई सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। चलिए सरकार से सरकार तक थर्ड जो है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सरकार से सरकार मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तथा 2 या 2 से अधिक सरकारी विभाग के बीच संबंध को सम्मिलित किया जाता है। जैसे दोनों काम हो और दोनों मतलब सरकारी ही विभाग से काम जुड़े हो, तो उसको सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में उसको देखा जाता है, और सरकार से व्यापारियों तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं जैसे सरकार से व्यापार का तात्पर्य ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, सरकार से व्यापारियों तक वाला का
व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना। जैसे व्यापारी और जो सरकार है उसमें जो बीच में बातचीत हो रहा है वो पारदर्शी रहे, कोई मतलब छुपा ना रहे कोई बात, और जो भी बात हो सामने फेस टू फेस हो। ठीक है, फेस टू फेस का मतलब ये नहीं है कि आपका को सामने ही बैठ के बात करे। पारदर्शिता का मतलब है कि जो चीज़ें हो तो बिना छुपाए निष्पक्ष रूप से और सामने हो। ठीक है, तो ये रहा सरकार से व्यापारियों तक वाला में। अब हम लोग आगे देख सकते हैं ई गवर्नेंस के उद्देश्य, कि ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस के उद्देश्य निम्न है दोस्तों, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो सबसे पहला है ये एक सूचित समाज का निर्माण करना। सूचित समाज एक सशक्त समाज है, केवल सूचित लोग ही जिम्मेदार सरकार बना सकते हैं। सरकार की प्रत्येक सूचना और सार्वजनिक महत्व को एक्सेस करना ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो ये रहा पहला उद्देश्य। दूसरा क्या है, सरकार और नागरिकों में परस्पर क्रिया बढ़ाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य प्रतिक्रिया रूपरेखा बनाना और लोगों को प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक लेना। यह सरकार लोगों की समस्या की जानकारी देने और उनका समाधान निकालने में सहायक है। अगला है सरकारी प्रतिक्रिया में पारदर्शिता लाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी डाटा और सूचना के लोगों को लिए सुलभ करके सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट है सरकार को जवाबदेह बनाना। सरकार अपने द्वारा लिए गए सभी निर्णय के लिए जिम्मेदार होता है, अतः ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। और अगला है शासन के खर्च को कम करना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सूचना और भौतिक विवरण में लगे खर्च को कम करना है। नेक्स्ट है सरकार के प्रतिक्रिया समय को कम करना। साधारणतः लाल फीताशाही और अन्य कारणों से सरकार लोगों की समस्या और प्रश्नों के उत्तर देने में लंबा समय लेती है, अतः ई गवर्नेंस का उद्देश्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार द्वारा लगे समय को कम करना है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अब आने से जैसे शुरुआत है और इस पर कार्य भी चल रहा है, तो हम लोग की सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। ठीक है, ई गवर्नेंस के लाभ की बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों के लिए लाभ क्या है। जैसे गति मतलब स्पीड, तकनीकी संचार को गति प्रदान करती है। जैसे इंटरनेट, फ़ोन, सेल फोन साधारण संचार में लगे समय को कम करते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के एक ये लाभ है। अगला है लागत में कमी। जैसे कि कागज आधारित संचार में स्टेशनरी, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स इत्यादि की आवश्यकता होती है जिसमें भारी लागत आती है। वहीं ई गवर्नेंस में इंटरनेट संचार को सस्ता बनाता है और सरकार के लिए पैसों की बचत कराता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या है, जैसे कि आईसीटी का प्रयोग मतलब वही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। यह तभी संभव है जब सरकार की सभी सूचना इंटरनेट पर अपलोड हो और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। आईसीटी सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और सूचना को छुपाने की संभावना को खत्म करने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये रहा कुछ लाभ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे लाभ वाले में आप लोग ऐसे इसका याद कर सकते हैं। जैसे कि ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, तो जैसे गति को कम कर देना किसी भी कार्य में। गति से मतलब दौड़ने से नहीं है, यहाँ पे कोई भी जो कार्य समय लगता है किसी कार्य में उसको कम कर देना। लागत में कमी और पारदर्शिता है, ये तीन चीज़ आप लोग मोटा मोटा याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, भारत में ई गवर्नमेंट की पहल, कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पहल शुरुआत की है। तो आप लोग देख सकते हैं 90 के दशक की शुरुआत में सूचना तकनीकी ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी। विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानूनों और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने तथा विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार की कंप्यूटरीकृत हो रही है, जिसके लिए सरकार आईसीटी को बढ़ावा दे रही है तथा इसके विभिन्न पहलें की जा रही है ताकि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके। ठीक है, तो लोगों से जुड़ाव के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है और इस पे कार्य शुरू हो रहे हैं और हो गए हैं, अब मतलब वो कार्य चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत स्वयं डिजिटल लाइब्रेरी, ई परिवहन, ई पुलिसिंग, डिजिटल लॉकर, ई सहायता आदि प्रशासनिक पहुंच या प्रशासनिक पहल को देखा जा सकता है। हम लोग कल ही की क्लास में पढ़े थे, पिछली क्लास में, जिसमें हम लोग स्वयं प्रभा, डिजिटल लाइब्रेरी, ई परिवहन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग कितनी सुविधाएं बढ़ गई है।
अब बाधाएं क्या क्या है, तो आइए हम लोग बाधाएं देख लेते हैं ई गवर्नेंस के। जैसे कि बड़े पैमानों पर अवसरों और लाभ के बावजूद आईसीटी के कार्यान्वयन प्रक्रिया में कई बाधाएं हैं, जिसने आधारित संरचना का निर्माण और ई गवर्नेंस की ओर बढ़ने में प्रौद्योगिकी के प्रसार को धीमा कर दिया है। और कैसे, इसमें कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आइए वो हम लोग कारण जान लेते हैं, कौन कौन से कारण हैं जो बाधा डाल रहे हैं ई गवर्नेंस के विकास में। तो आईटी साक्षरता की कमी और ई गवर्नेंस के लाभों में जागरूकता, मौजूदा आईसीटी अवसंरचना का अभाव, सरकारी विभागों का रवैया, सरकारी विभाग और समाधान डेवलपर्स की बीच समन्वय की कमी और विभागीय प्रक्रिया के पुनर्रचना मतलब री इंजीनियरिंग के प्रतिरोध और ई गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं की कमी। तो अभी हम लोग कह सकते हैं एक मोटा मोटा इसका विश्लेषण की कहीं ना कहीं अभी उसकी तरह पूरा ना होने में या उसकी बाधा क्यों आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए ई गवर्नेंस के में हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ें विकास में बाधाएं आ रही है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास इतना ही, और बहुत छोटा सा क्लास था, बहुत एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एक होता है ना बेसिक जानकारी के लिए होना बड़ी ज़रूरी था। तो ये रहा दोस्तों आज की हम लोग की क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों, और आज हम लोग का ये आईसीटी से पूरा क्लास यहाँ पे हम लोग का समाप्त होता है। कल से हम लोग लोक विकास पर्यावरण अगले जो यूनिट है यूनिट नंबर 9 पे शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से एक नए वीडियो और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हम लोग के साथ, ताकि आने वाले हम लोग पेपर तक प्रैक्टिस रेगुलर लगा सके और क्लास को भी लगभग आने वाले 5 से 7 दिनों में समाप्त कर पूरा और आगे केवल प्रैक्टिस शीट पे बात किया जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।